मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद हैं और 3 मेहमान भी हैं जो आज आपको कमोडिटी मार्केट में मदद करेंगे कि आपको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में क्या करना है। इतनी बड़ी तेजी के बाद आपके डिसीजंस क्या होने चाहिए, तमाम सवाल होंगे। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता है जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट और बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले बात चांदी की करते हैं। एक तूफानी रैली यहां पर चल रही है, एक के बाद एक नया हाई चांदी बनाती जा रही है। आज खुलने के साथ ही 2,54,000 के पार चांदी पहली बार निकल गई। इस साल चांदी में MCX पर 173% तक की तेजी आ चुकी है। अब सवाल है कितना बड़ा रिस्क है, क्या अब यहां से मुनाफा वसूली तो नहीं बढ़ जाएगी या अभी एक तरफा रैली चलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब लेते हैं अपने मेहमान से। सबसे पहले बिटूपन आपके पास आएंगे। बताइए, चांदी में जितने भी टारगेट आप लोगों ने दिए थे, 2.5 लाख के आसपास के टारगेट आपने दिए थे, सभी समय से पहले अचीव होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है अब इस जंक्चर पर आकर क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? देखिए विष्णु मोहन जी, पहले तो अभी काफी हद तक रैली आ गया है। सिल्वर में $84 तक भी बाजार अभी काफी कॉन्टिन्यूसली रैली आया है। और 1 तारीख से जो चाइनीज का कर्व है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से बाजार में काफी पैनिक रैली आया है। तो यहाँ पे इस लेवल पे जितना मूवमेंट हो गया फिलहाल के लिए अभी थमना चाहिए बाजार। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। मैंने बोला कि ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। अभी ये जो भाव है 2,50,000 से 2,54,000, ये भाव शायद इंट्राडे या 1-2 दिन सस्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल होके थोड़ा नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, प्रॉफिट टेकिंग आने के लिए कोशिश करेगा। तो फिलहाल हम लोग प्रॉफिट टेकिंग के लिए बेटर वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मोमेंटम काफी स्ट्रेच हो गया है और ये जो प्रॉफिट टेकिंग है, ये प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद से हम फ्रेश पोजीशन के लिए सोचेंगे। और मार्केट का जो बज है कि $100 का अपसाइड एवरीबॉडी इज थिंकिंग, तो एक वेरी फिजिबिलिटी है और हमको डिक्लाइन के लिए वेट करना चाहिए। और सिल्वर के जो भी फंडामेंट्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सप्लाई में जिस तरह से इश्यूज है, इनलास्टिक सप्लाई है सिल्वर का, तो वो सिनेरियो चेंज भी नहीं लग रहा है कि सडनली कोई चेंज हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होगा बाजार में करना चाहिए वेट करने के लिए। इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा, लेकिन जो क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना नहीं चाहना चाहिए। अगर किसी को करना है तो मोमेंटम शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। वेरिन जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। 2,38,000 से 35,000 तक का जो लेवल है वहां तक रुक जाना चाहिए। वहां से हम लोग देखेंगे फिर फ्रेश के लिए बाय करने के लिए। ओके, तो आपको लग रहा है कि इंट्राडे में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, तो नई खरीदारी के लिए रुक जाए, थोड़ा भाव नीचे आने दे, नरमी आने दे, फिर नई खरीदारी करें। ये सलाह बिटूपन जी की आ रही है। दिव्या, आप बताइए, आपकी राय क्या है चांदी में? गुड मॉर्निंग। सिल्वर की अगर बात करें तो हमें हिस्टोरिक रैली देखने मिली है ये साल में। करंट लेवल्स की मैं बात करूं तो ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच है। एक तरफ से जो चाइना का न्यूज आ रहा है कि फ्रॉम जनवरी 1 से एक्सपोर्ट का जो कब होगा, तो उसके एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ द वर्ल्ड जो सप्लाई है वो मार्केट से जा सकता है। तो वो एक पैनिक की वजह से हमें रैली देखने मिल रही है। पर मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव ही है, पर थोड़ा करेक्शन का वेट करें। अराउंड 2,25,000 2,30,000 एक अच्छा लेवल है वापस री एंट्री के लिए। करंट लेवल पे मैं थोड़ा अवॉइड करने का एडवाइस करूंगा। दिव्या की साइड से भी करंट लेवल पर फिलहाल अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। अनुज जी, आपकी क्या राय होगी? अच्छी रैली यहाँ पर चांदी ने दिखाई है, काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉफिट यहाँ पर मिला है, लेकिन इस वक्त आप क्या सोच रहे? चलिए, अनुज जी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, सोने की बात कर लेते हैं। बिटूपन जी, हम देख रहे हैं कि सोने में भी अच्छी तेजी नजर आ रही, करीब रिकॉर्ड हाइस के करीब यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल बैंक की खरीद और ETF इनफ्लो से यहाँ पर सोने को सपोर्ट मिल रहा है और आगे जाकर उम्मीद भी की जा रही है कि फेड भी रेट कट कर सकता है। इन सब के चलते आप सोने में किस तरह से अब लेवल्स देख रहे हैं और सोने के फंडामेंटल्स आपको यहाँ से कैसे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, सोने का फंडामेंटल ब्रॉड टू ब्रॉड बुलिश है और सिल्वर का इमीडिएटली सप्लाई इश्यूज के कारण हुआ है। लेकिन गोल्ड के जो फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन काफी हद तक है। फिलहाल का जिस तरह का रैली है, ऑलमोस्ट $4,500 के आसपास से बाजार पहुंच गया है। $5,000 का ऑब्वियसली हम लोग सबका टारगेट है।
जो सिनारियो है इनिशियली हो सकता है कि इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर फेड के क्या स्टैंड होंगे, और मुझे हो सकता है कि मॉनिटरी जो स्टैंड होगा ग्लोबली थोड़ा सा कहीं पे हॉकिस होगा, कहीं पे डॉपिस होगा। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया से रेट हाइक करने का एक्सपेक्टेशन है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यूरोप ने क्या किया कि यूरोप ने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा, यूएस में कट हुआ, तो यूएस के थोड़ा सा हिसाब अलग है। यूएस में फर्दर कट हो सकता है, लेकिन ग्लोबल रिफ के कारण सब कहीं पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो तो अपने सामने ही दिख रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल मेटल्स है उसके प्राइसेस काफी बढ़े हैं। आज कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, सभी के दाम काफी बढ़े हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी डाल रहा है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर के हिसाब से अगर रेट हाइक होता है, रेट कट होता है, तो फर्दर इन्फ्लेशनरी बन जाता है। और जो भी डिमांड है मोस्टली सिल्वर का भी हो, वो भी ये एक रीजन आया था कि इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण जो रेट कट एक्सपेक्टेशन के कारण एक पॉजिटिव वाइब्स है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो चीज है वो डिस्काउंटेड है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग को करेक्शन देना चाहिए, और ये करेक्शन आने से ही विल बी बेटर, बिकॉज ये तो डिमांड है, फिजिकल डिमांड अभी गोल्ड का बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग के इंडिया में भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन जो ईटीएफ का डिमांड हो या सेंट्रल बैंक के डिमांड हो वो कंटिन्यू है, और वो फैक्टर मेजरली चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाय और सेल नहीं करते, वो लोग दे बेसिकली इंक्रीज देयर होल्डिंग्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, या ईटीएफ का भी जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फिलहाल जो प्राइसेस है काफी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा, क्योंकि जो रैली है शॉर्ट शार्पर रैली आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो जाए बीच में। हो सकता है आज या कल में ही थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। 1,40,000 का जो भाव है, 1,40,000 से 42,000 का जो जोन है गोल्ड का, वो बड़ा मुश्किल हो सकता है गोल्ड को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए। तो एक भाव एक बार शायद 1,37,500 तो 1,36,000 तक पॉसिबल है प्रॉफिट टेकिंग का। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए फंडामेंटल्स बुलिश है भी तब भी, लेकिन इस भाव पे लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेडर्स के लिए, तो थोड़ा वेट करना चाहिए, नीचे लेवल तक बाजार को आने के लिए देखना चाहिए। ठीक है, सोने पर भी यही राय है कि थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर आपको कुछ करेक्शन मिल सकता है, तब जाकर आप बाय कर सकते हैं। हमारे साथ अनुज जी भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चांदी में देखिए $83 तक के नए रिकॉर्ड्स हमने यहाँ बनते हुए देखे, लेकिन क्या इस रैली को आप सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं? क्या इन लेवल्स पर भी आगे कंटिन्यू करने की राय होगी? और क्या जिन लोगों ने अच्छा मुनाफा अब कमा लिया है, वहाँ अब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग उन्हें कर लेना चाहिए? आगे कोई करेक्शन आपको नजर आ रहा है? साथ ही देखिए, सोने में भी हम रिकॉर्ड रैली यहाँ पर देख रहे हैं, 1,40,000 के ऊपर सोना टिका हुआ है। अब यहाँ से कितना सस्टेन करता है, और क्या आप सोने चांदी दोनों पर ही इस रैली को कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या फिर आपको भी लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आती हुई नजर आएगी आगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन कॉल्स जो है वो यहाँ पर अब हिट होते हुए दिखाई देंगे। सीएमई के अंदर भी मार्जिन इंक्रीज किया गया है अप्रैल मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए करीबन $20,000 से $25,000। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो 5-6% इंक्रीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वजह से हमने मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप 3 से 4 बजे के आसपास देखेंगे तो 83 का हाई बनाने के बाद $75 तक सिल्वर का भाव आ गया था। तो कहीं ना कहीं मार्जिन का जो प्रेशर है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, 6% के अपर सर्किट यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेफिनेटली जिनका पोजीशन इन द मनी है, जो प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करे, फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, तो नई खरीदारी के लिए आप वेट एंड वॉच करें, ये सलाह है। दिव्या, आप बताइए, गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है? गोल्ड के में बात करूं तो फंडामेंटल एज ऑन सारे पॉजिटिव ही है। एक तरफ से ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया था लास्ट वीक में कि वेनेजुएला के जो भी ऑयल कैरियर्स है उसको ब्लॉक करने हैं, तो उसके वजह से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़ सकती है। एक इन्फ्लेशनरी मूव है पूरा, अगर महंगाई भी बढ़ सकती है उसके वजह से, तो उसका सीधा बेनिफिट मुझे लग रहा है सोने को मिल सकता है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर के रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 साल के लो पे चल रहा है, तो मे बी एक्सपेक्टेड गोल्ड थोड़ा बहुत कैचअप कर सकते हैं सिल्वर को। तो इंट्राडे के लिए मैं बात करूं तो इंट्राडे में हम लोग बाई कर सकते हैं अराउंड 1,39,000। स्टॉप लॉस जो है 1,38,600 का रखे, और टारगेट ऊपर में 1,39,600 का मेंटेन करा। गोल्ड को लेकर आपको लग रहा है कि डिप में खरीदना चाहिए? छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड की सलाह दे रहे हैं। इंट्राडे की ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर MCX में देखिए 1400 के बेहद करीब पहुंच गया,
और खुलते ही आज हमने देखा बैक टू बैक यहाँ पर लगातार तेजी 3-3% के ब्लॉक पर हमने देखा और 9% तक की तेजी दिखी 1400 के बेहद करीब। इस साल MCX पर कॉपर के दाम 60% तक बढ़ चुके हैं क्या, और दुनिया के बड़े माइनिंग्स में वहाँ पर जो माइनिंग आउटपुट है वो लगातार कम हुए हैं, उसका भी असर है और साथ ही जो इंडस्ट्रियल डिमांड है लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अनुज जी बताइए कॉपर को लेकर क्या राय है, कितनी तेजी और है कॉपर में आगे? देखिए कॉपर इस साल करीबन 75% इंक्रीज हुआ है और पिछले अगर आप देखेंगे तो महज 2 ट्रेडिंग सेशन में 200 रुपए की तेजी कॉपर में आ चुकी है। आज भी हमने ऑलमोस्ट 9% के अपर सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखे हैं, तो बहुत स्पीड से प्राइस ग्रो हुए हैं और हमने देखा है कि उसके बाद थोड़ी करेक्शन भी हायर लेवल से आती हुई दिखाई दी है। तो प्राइस डेफिनेटली एक हायर टॉप हायर बॉटम में चले गए हैं, एक ओवरसोल्ड जोन में ओवरबॉट जोन में चले गए हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम निकल में भी देखा था। तो वैसे ही सिनेरियो कॉपर में आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल कॉशियस होने की जरूरत है कॉपर के अंदर, क्योंकि कॉपर एक इंडस्ट्रियल मेटल है और ऐसे में हम देखते हैं जनरली सप्लाईज भी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। देखिए पीछे कुछ जो माइंस थी वहां पर सप्लाई जो इशू था वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से कॉपर के भावों को सपोर्ट मिला है और ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट में $12,000 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि ट्रेंड नो डाउट की पॉजिटिव है, बट करंट रेट अभी भी बहुत ओवरबॉट में है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्राइस नीचे 1340-1350 के आसपास आए तो ही खरीदारी करें। करंट रेट में मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है 2 दिनों में अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कॉपर में जिन लोगों ने खरीदारी की है प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कर लीजिए। फिलहाल 1340 और 1350 के पास आता है तो ही बाय की राय होगी। बिटूपन जी, बेस मेटल्स में आज आपकी पसंद क्या रहेगी? क्या आपको भी लगता है कि कॉपर यहाँ पर ओवरबोट हो चुका है? अच्छी तेजी यहाँ पर 7.5% से ज्यादा की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। कहाँ नजर रखे आज कॉपर में बेस देखिए मेटल्स में? मंदी खुल के बाजार में काफी शार्प अपसाइड है और जो भी फंडामेंटल्स है वो काफी फैक्टर्ड इन है। सप्लाई का इश्यूज ऑफ कोर्स बहुत बड़ा सा एक इशू हो गया है और सिल्वर को देख के ही साथ में इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में भी एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, वरीन जिंक में उतना हो नहीं पा रहा है। तो कॉपर शायद अभी जो 1400 का लेवल है अगर इसके आसपास ब्रेक नहीं कर पाता है आज नहीं तो कल एटलीस्ट करेक्शन आ जाएगा बाजार में। 1320 या 1340 तक करेक्शन आ सकता है। तो जिस तरह से अनुज ने बताया, देखिए किसी को अगर किसी ने लिया होगा जो रिस्की ट्रेडर है उन्होंने पोजीशन लिया होगा तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट ले लेना चाहिए। जिस तरह से अनुज ने बोला प्रॉफिट ले लेना चाहिए क्योंकि बाजार यहाँ पे जो भाव है लिक्विडिटी भी बहुत शार्पली कम हो गया है। यहाँ पे हम लोग 5-5 मिनट के जो भी कैंडल के चार्ट में देखते हैं तो काफी वोलेटाइल हो गया है। वो स्मॉल ट्रेडर के लिए एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि 2500 का लॉट साइज होता है। तो यहाँ पे अगर जिसने लिया होगा HNI वाले जो भी क्लाइंट्स ने लिया होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के कारण से हो सकता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए। थोड़ा वीकनेस बन सकता है कल, नहीं तो आज के इवनिंग में या कल थोड़ा सा वीकनेस या प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा और जब ये प्रॉफिट टेकिंग आता है तो काफी शार्पर भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहे, नए पोजिशंस बाय पे ना बनाए, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट ले लीजिए। नई पोजीशंस फिलहाल नहीं बनाए और अगर आपकी पोजीशन है आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए। देवया जी, आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में? देखिए कॉपर में तो 7.5% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम में थोड़ा सा प्रेशर हम देख रहे हैं, तो क्या कोई कॉल आज एल्यूमिनियम पर लेकर जाना चाहिए या फिर कोई और पसंद बेस मेटल्स में आपकी? मेरी आज के दिन में टॉप पिक एल्यूमिनियम के अंदर ही है क्योंकि कॉपर में बहुत ओवरस्ट्रेच रैली आ चुकी है तो एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक वापस से अच्छा चांस है बाय करने का। 300 करीब अगर आता है तो वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस हम 298 का रखें और टारगेट बुक में 303 का मेंटेन करें। तो ये व्यू आपकी तरफ से आ गई है। एल्युमिनियम आपकी टॉपिक है, 300 पे खरीदना है, इंट्राडे के लिए 303 का टारगेट है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म की बात हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या है एल्युमिनियम का, ये समझ लेते हैं। डॉक्टर निखिल राज हैं, डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल आउटकम्स प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर 2026 में एल्युमिनियम की को लेकर क्या खबरें हैं? कौन कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो एल्युमिनियम कीमतों को आगे यहाँ से और ड्राइव कर सकते हैं? सर आपका ऑडियो म्यूट है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सुप्रभात सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए जो विजन डॉक्यूमेंट आया है और लेटेस्ट जो
सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी, नाल्को के भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से ये दिखता है कि हाँ भाई एल्यूमिनियम का डिमांड आने वाले समय में विजन डॉक्यूमेंट के लाइन पर ही बढ़ने वाला है। इसके दो चीज ये डेफिनेटली है जो रिसेंट में अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो ये है कि कुछ अन्य देशों में, खास करके जैसे मोजाम्बिक, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पर थोड़ा स्मेल्टर्स डाउन हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो और बिकॉज चूंकि ईवी का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, आपका पावर सेक्टर में इन ह्यूज डिमांड आने वाला है, तो जो इस साल है लगभग 5.5-6 मिलियन टन के आसपास जरूर एक डिमांड की बढ़त हम देख सकते हैं। और वो डिमांड बढ़ेगा तो उससे भी जो जुड़े हुए जो उसके इनपुट्स हैं, बॉक्साइट है, एल्यूमिना है, कोल है, इन सब की भी फिर डिमांड बढ़ेगी। और पिछले एक साल में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट पर भी चूंकि यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कि एक अपवर्ड ट्रेंड है, नॉर्थवर्ड जो है, एक उत्तरी दिशा में हमने देखा है कि एल्यूमिनियम के बारे में एक पॉजिटिव रुख है बाजार का। लेकिन उसके साथ साथ फिर हम लोग ये भी देखना है कि हाँ भाई एल्यूमिनियम सेक्टर को, हम उस सेक्टर को किस तरह से और प्रोटेक्ट कर करके, ताकि हमारी जो आंतरिक क्षमता है, जो इंटरनल हमारी जो उत्पादन क्षमता है, उसको हम किस प्रकार से विकसित भारत के एजेंडे से 2047 तक जो 37 मिलियन टन पर एनम की जो बात हो रही है, उस तक हम किस प्रकार से पहुंचे। जहां तक मेरी सोच है, यहाँ पर इंडिया के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग को एक बाहर से भी जो प्रोटेक्शन है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स है, बाहर से और भी टैरिफ्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है लो स्क्रैप, तो लो क्वालिटी स्क्रैप का। और हमारे यहाँ पर उस तरह से चूंकि एल्यूमिनियम को हम प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बाहर से जो हमारा रेडीमेड स्क्रैप आ जा रहा है, उसके कारण हम लोकल में जो प्रोडक्शन है वह पूरा फिर यूटिलाइज नहीं हो पाता है। और इसमें जो दूसरी बात ये दिखती है कि इंटरनली भी जो लागत है, वह लागत अधिक हो जाती है, क्योंकि पावर पर टैरिफ उस हिसाब से नहीं है। विदेशों में जो हम देखते हैं तो वो पावर की टैरिफ सस्ती हो जाती है, उनको और भी बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं। तो जिस प्रकार स्टील में हुआ है, तो उसी प्रकार से हमें लगता है कि एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए भी एक 15%, और ये ग्लोबल मानक माना जाता है कि हमें इस तरह का हम प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसको कर सकते हैं। स्टील यदि चाहे, यदि वह रीढ़ है, तो उसे समझे तो एल्यूमिनियम उसको नसें हैं जिससे कि खून प्रवाहित होता है, जिससे कि ग्रोथ प्रवाहित होता है, और उसकी मल्टीप्लायर इंपैक्ट होगी। इसलिए इंटरनली भी हमको फिर फ्रेट के लिए, इंटरनली भी हमको कॉस्ट रिडक्शंस के लिए, बेटर माइनिंग के लिए, खास करके बॉक्साइट का जो हमारे पास इतना ज्यादा खदान है, तो बॉक्साइट, एल्यूमिना, इन सब की यदि हम स्पीडी अप्रूवल्स करने लगे, तो कम से कम ये होगा कि हमारा जो इंटरनल कॉस्ट है, जो आंतरिक लागत है, उससे हमारा जो इंटरनल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बढ़त मिलेगी। अदरवाइज वही होगा कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वह बाहर से ही अपना माल ले कर करके, और हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका माल ओके डॉक्टर निखिल राज, अब इतने फंडामेंटल्स इतने जब स्ट्रांग है, इतने सारे इंडस्ट्रीज से लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, क्या लग रहा है, मैं आपसे टारगेट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक बॉलपार्क अगर फिगर बता दे कि कितनी तेजी परसेंटेज टर्म में आपको लग रही है कि 2026 में एल्युमिनियम में भी रह सकती है? लगभग मेरे हिसाब से 15% का मैं ग्रोथ देख सकता हूँ, जो हमने अभी तक पढ़ा है। ओवरऑल अगर पूरे ही बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो कहां लग रहा है, कहां सबसे ज्यादा तेजी की संभावना आपको ज्यादा बनती दिख रही है? हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर में, ईवी पर थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर में, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है, वह ₹1 भी यदि वहां खर्च होता है तो 2.5 गुना जीडीपी पर फर्क पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी इसको अपने तरफ से कहा है
और जिसमें कि उनके यहाँ पर एल्युमिनियम एक इंपॉर्टेंट इनपुट बनने जा रहा है अपार्ट फ्रॉम जो 2026 में सर कॉपर या एल्यूमिनियम क्या ज्यादा चलता दिख रहा है आपको, कहां ज्यादा मजबूती दिख रही है? एल्युमिनियम को यदि सपोर्ट मिले तो जरूर मजबूती और आएगी, कॉपर से ज्यादा? ऊपर से ज्यादा ओके सपोर्ट की जरूरत है। ओके सेक्टर को सपोर्ट की जरूरत है और उसमें नीतिगत सपोर्ट की जरूरत है। उसमें किस प्रकार से हम एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं और बाहर से जो डंपिंग का जो पॉलिसी अभी फेस कर रही है सेक्टर, उस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कारण एल्यूमिनियम में उछाल आएगा क्योंकि ओके ग्लोबल प्रोडक्शन घटा है, तो ओके इसको फायदे उठाने की जरूरत है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला पूरे फंडामेंटल्स पे एनालिसिस की। आप एनालिस्ट नहीं है तो टारगेट पूछना वाजिब भी नहीं था, लेकिन जो एक ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर डोमेस्टिक मार्केट पे यहाँ पे अगर रिवाइव किया जाए, पॉलिसी सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर इस सेक्टर को फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है और एल्युमिनियम को सपोर्ट मिल सकता है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। लेकिन जो फंडामेंटल्स है काफ़ी मजबूत हैं। एल्यूमिना का आप देखें तो इंडोनेशिया एल्युमिनियम का नया हब बनकर सामने आया है। बड़े ग्लोबल बैंक 2026 तक लगातार उनको लग रहा है कि एल्युमिनियम के दाम काफ़ी ऊपर की तरफ ही रहेंगे और यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी उनको दिख रही है। तो पूरा ओवरऑल जो नॉन एग्री मार्केट का जो स्पेस है पूरी तरह से रिवाइवल मोड में दिख रहा है और लगातार बड़ी तेज़ी बन रही है। चांदी, गोल्ड, कॉपर, अब एल्युमिनियम और जिंक जैसे काउंटर भी उसमें पार्टिसिपेट आगे चलकर कर सकते हैं। लेकिन एक काउंटर है जो काफ़ी सबड्यूड है, लगातार ओवरसोल्ड जोन में ही रहा है 2025 में, लेकिन आगे की चाल कैसी दिख रही है वो समझ लेते हैं। कच्चे तेल की हम बात कर रहे हैं। कच्चे तेल को लेकर बिटूपन आप बताइए, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या होगा अब आगे यहाँ से? विश्वमोहन जी, कच्चे तेल का इस तरह का ट्रेंड है कि कच्चे तेल एक्चुअली जो मीन लेवल के थोड़ा इधर उधर चला जाता है, जो एक एवरेज लेवल होता है 20-50 एवरेज के, थोड़ा कभी नीचे चला जाता है कभी ऊपर चला जाता है। और अपर रेंज 5400 एमसीएक्स में 5400 से 5500 का कैप है, नीचे 5000 का भाव थोड़ा सा बॉटम में कैप है। और लास्ट वीक जैसे कि थोड़ा सा नाइजीरिया में ऑयल के ऊपर थोड़ा सा टेंशन था, तो उसके कारण थोड़ा प्राइस में क्या होता है, थोड़ा पुल बैक आ गया था 5300 के आसपास, 5300 320 के आसपास। तो वो बस वो पुल बैक आ गया, उसके बाद फिर बाजार बैक टू द स्क्वायर रूट, क्योंकि अंडरलाइन थोड़ा सा टोन थोड़ा बेरिश है। वो गैस के प्राइसेस भी थोड़ा अभी कम हो रहे हैं और यूएस में भी जो हीटिंग सीजन का डिमांड है वहां से भी बाजार में कोई तेजी का मूड नहीं बन पा रहा है। ओवर सप्लाई सिनेरियो है। तो ये हो सकता है कि क्रूड ऑयल के भाव और भी वही रेंज में रहे और सबड्यूड ही रहे। तो हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो हम लोग थोड़ा पुल बैक आता है 5230-40 ऐसे इस लेवल के आसपास, थोड़ा शॉर्टिंग के लिए सोच के 5120-30 का टारगेट ले सकते हैं विद इन डे और टू, और 5320 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सबड्यूड ही है, ऊपर लेवल पे ही शॉर्टिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर बिटूपन जी की कच्चे तेल पर बिकवाली की राय है। लेवल्स भी उन्होंने बता दिए हैं, 5240 से 50 के बीच आप बेचकर चलिए। टारगेट 5130 और एक एसएल लगाइए 5320 का। अनुज जी, आपकी क्या राय होगी कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर? देखिए, एक आज अहम बैठक भी होने वाली है। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक होगी। उनका ये भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है वो लगभग खत्म होने वाला है, जिसके चलते हम थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कच्चे तेल को देख रहे हैं। ब्रेंट देखिए $61 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। किस तरह की रणनीति अब आप यहाँ से सुझाएंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में? देखिए, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में अगर हम पर्टिकुलर क्रूड की बात करें तो मार्केट ओवर सप्लाइड है और जो ये ट्रेड वॉर खत्म होगा, ट्रेड जो खत्म होगा उससे कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सप्लाईज बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड में आपको बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $57-58 के आसपास भाव चल रहे हैं WTI में, और हमें लगता है कि नीचे में 55 से लेकर $54 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी बाउंस बैक आता है वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। MCX में अगर देखें तो हमें लगता है कि नीचे 5100 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। फिलहाल अभी मार्केट का सेंटीमेंट क्रूड और नेचुरल गैस के लिए थोड़ा साइडवेज टू डाउन है, तो जो भी हायर लेवल मिले रेजिस्टेंस के आसपास वहां बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, आप बता दीजिए क्रूड एनजी में फटाफट से सर, 30 सेकंड का समय है। दिव्या, आपकी राय क्या है क्रूड एनजी पर? क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो ट्रेंड है जोन ऑफ साइडवेज है। अभी चाइना के जो न्यूज आते हैं वो फिस्कल स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में प्राइस सपोर्ट देगा लोअर लेवल पे। तो इंट्राडे के लिए हम लोग बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। 515 जो कॉल ऑप्शन है वो 140 करीब बाय करें, स्टॉप लॉस हम 110 का रखें और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की मैं अगर बात करूं तो वेदर फोरकास्ट काइंड ऑफ मिक्स है मेरे
हिसाब से जब तक प्राइजेस 360 को सस्टेन नहीं होता तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। 355 का जो पुट ऑप्शन है 28 का बाय करें, स्टॉप लॉस हम 25 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में 32 का मेंटेन करें। तो ये आप यहाँ पर क्रूड और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग कॉल आपके स्क्रीन पर मौजूद है। शुक्रिया दिव्या आपका, अनुज जी और विपन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया, मुझे और तृप्ति